16 होगा सीटेट। सेट 16 का इंग्लिश डिस्कशन है। अभी तक हम लोग 15, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 121 से लेकर के जो आपका है वो आपका पैसेज के थ्रू जवाब देना है। तो असर्शन जो है कथन है और आपका रीजन है वो कारण है। कथन और कारण को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे जो जियोमैग्नेटिक है वो जो स्टॉर्म है, जो जियोमैग्नेटिक जो वेव होता है एक प्रकार का, वो ट्रिजर्ड ही होता है। और जो हाई स्पीड सोलर रेडिएशन के कारण ये पैदा होता है। तो इस तरह से एक दूसरे का ये एग्जाम्पल भी आ रहा है और दोनों कथन कारण दोनों सही भी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। और अकॉर्डिंग टू पैसेज, आप पैसेज में भी देखिएगा तो दिया होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी वे में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और को बताना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। मतलब कितने ट्रू हैं और कितने फॉल्स है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है, इसमें 2 लगातार ट्रू हैं ए और बी, और यहाँ पे फॉल्स जो हैं 2 हैं। पहला बोला है कोरोनल होल्स आर प्रेजेंट इन द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर। तो डायरेक्ट दिया होगा पैसेज में कि कोरोनल जो होल्स है वो आउटर एटमॉस्फेयर से ही है, और सन्स प्लाज्मा इज कलर नियर कोरोनल होल्स। और सन्स जो प्लाज्मा है वो नज़दीकी है कोरोनल होल्स के नज़दीक है। तो ये दोनों सही है, बट सी और डी जो है ना गलत है। इस बातों को ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग, इसीलिए आपका बी आंसर हो जाएगा। आप एक बार पैसेज देख लीजिएगा कि गलती किस प्रकार है। अब 123 नंबर को देखिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज डैश इज ए साइंस म्यूजियम इन सैन फ्रांसिस्को। मतलब कौन है जो साइंस म्यूजिक है सैन फ्रांसिस्को का। तो इसमें जो आपका 123 का आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एक्सप्लोरेटोरियम जो है वो साइंस म्यूजियम है सैन फ्रांसिस्को में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, कोई बता सकते हैं? मैंने जब मैक्सिको में, नहीं, मैक्सिको में नहीं है, लैटिन अमेरिका जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे हम। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी जियो में हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पे दिया होगा प्लानेट विथ डैश कैन एब्जॉर्ब द सोलर रबल्स। जो प्लानेट है, जो ग्रह है, वो क्या करता है? रॉब आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको बताना है। तो ये इसमें रॉबस्टस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एब्जॉर्ब, मतलब जो रॉबस्टस मैग्नेटिक फील्ड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है सोलर रॉबल्स के जरिए। ध्यान रखना है, प्लानेट ऐसा ही करता है, ये इसका सही हो जाएगा। अब बताइए 125 में क्या प्रश्न पूछा गया है, किसी को समझ में आ रहा है कुछ? 125 में क्या पूछा गया बताइए तो। 1859 सोलर, जो 1859 का जो सोलर स्टॉर्म है वो कंसीडर्ड टू बी द वर्स्ट इन द कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री। जो ये मतलब जो सोलर स्टॉर्म आया था वो कंसीडर्ड किया जा रहा है, मतलब बुरे कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री के रूप में। तो मतलब क्षणिक बुरे हिस्ट्री के रूप में। तो इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि 1, 2 और 3 करेक्ट कहा गया है, 4 और 5 में इनकरेक्ट कहा गया है, ठीक है। अर्थात ट्रिजर्ड ब्लैकआउट्स इसी के कारण से वर्स्ट है, ख़राब है। और इट रिलीज द सेम एनर्जी एज 10 बिलियन 1 मेगाटन एटॉमिक बॉम्ब्स। इसके कारण ये ख़राब है, मतलब किस कारण से ख़राब है वो बोला गया है। तो 3 तक जो है 3 के कारण ख़राब है। इट प्रोड्यूस वेरी ब्राइट और अरोराज, तो अरोराज के कारण ये ख़राब नहीं है। और प्रोड्यूस बिलियन प्लम टू गैस के कारण ख़राब नहीं। ये दोनों आपको पॉजिटिव आंसर है। पूरे संसार में ये सिस्टम जो है ना फाइट किया गया है, इसका क्या अर्थ है? तो इस सेंटेंस का जो अर्थ है आपको ध्यान रखना है कि स्टॉर्म
हाँ, इंटरफेयर्ड विथ टेलीकम्युनिकेशन, इसका अर्थ यही है। ठीक है, मतलब अर्थ पूछा है कि इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, तो स्टॉर्म इंटरफेयर्ड विथ द टेलीकम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि फायर्ड टेलीग्राफ सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब टेलीग्राफ सिस्टम है जो पूरी दुनिया में फायर्ड कर गया, मतलब एक आग की तरफ फैल गया, ये चीज़ बोला गया। सी, ठीक है, सुन लिए ना क्या कहे हमने, क्या कहे हैं, सुनाई दिया है? कुछ नहीं सुनाई दिया होगा, इसलिए समझने का प्रयास करो। आइए देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। बोला है विच पार्ट ऑफ ए स्पीच, तो ये तो सबको पता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दिस इनेबल सोलर इनेबल सोलर मैग्नेट मटेरियल, तो ठीक है, तो यहाँ पे नाम नहीं है। इनेबल मतलब कहने का मतलब है कि वो एक प्रकार का प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव ही होगा, पढ़ चुके हैं आप लोग पहले भी। और अब है आपका ईरर, इसमें पूछा है कि ईरर कौन है पार्ट में, तो इसमें आप लोग खुद से बताएं कि क्या कहीं ईरर आपको नज़र आ रहा है? 28 में, 128 में क्या कहीं पे ईरर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइज नियर द दीज प्रैक्टिसेज ट्रिकल जो दिया है इसी में ईरर है आपका। और क्या ईरर है आप समझ लीजिए, यहाँ प्रैक्टिसेज नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिसेज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नाम आता है तो नाम से जो पहले होगा वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव पुलर फॉर्म में नहीं लिखाता है, आगे समझ में? तो पार्टिकल्स जो लिखा है, पार्टिकल नहीं होना चाहिए, दीज पार्टिकल होना चाहिए, पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, एक मिनट, दीज पार्टिकल्स, हाँ पार्टिकल ही होना चाहिए, पार्टिकल्स नहीं होता है, उसका पुलर फॉर्म नहीं होता है, इस बात को ध्यान। हाँ, ये गलत है। चलिए देखिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे 129 से 135 जो कि पैराग्राफ में दिए गए हैं। पैराग्राफ एक बार आपसे खुद से अध्ययन कर लीजिएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन समझाने का आपको प्रयत्न कर रहे हैं, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो 100% है कि पैराग्राफ को भी समझेंगे। व्हाट नीड टू बी नीली इवैल्यूएटेड, क्यों ज़रूरी है नीली इवैल्यूएटेड का? तो नीली इवैल्यूएटेड का ज़रूरत जो है आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंट ऑफ अफोस्टेशन मतलब बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, मतलब अफोस्टेशन को बढ़ाने के लिए नीली जो है, ये आपको ध्यान रखना है, इवैल्यूएटेड ज़रूरी है। मतलब किसी को अफोर्ट को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो उस परिस्थिति में आपको नीली इवैल्यूएटेड की ज़रूरत होगा, ऐसा पैसेज में बोला गया। आइए 60% डिप्लेशन इन वाइल्ड लाइफ वाज कॉज्ड इन द लास्ट, तो 60% जो है डिप्लेशन बोला है, जंगलों का जो 60% डिप्लेशन हुआ है किसका कारण हुआ है? लास्ट 2 डिकेड में हुआ है, 4 डिकेड में, मतलब कितने दिनों में हुआ है? तो ये पैसेज में आपको दिया गया हो, ये डायरेक्ट प्रश्न होगा। तो इसका राइट आंसर 4 डिकेड्स डिप्लेशन इन वर्ल्ड लाइफ वाज कॉज्ड इन द लास्ट 4 डिकेड्स। लेकिन यहाँ पे तो दे रहा है लास्ट फर्स्ट सेंटेंस, पारा फर्स्ट में दिया हुआ है कि जस्ट ओवर द पास्ट 40 years वी हैव बीन सीन एन 60% डिक्लाइन। पारा 1 में क्या लिखा हुआ है? हाफ सेंचुरी, 4 डिकेड्स, 40 years लिखा है तो 4 डिकेड्स होगा, हाफ ए सेंचुरी ना होगा। 4 डिकेड्स लगभग हाफ ए सेंचुरी होना चाहिए। 40 years ने दिए गए हैं, तो डिकेड्स का मतलब होता है 100 वर्ष, तो 40 तो हाफ ए सेंचुरी ना होगा, 100 वर्ष का एक डिकेड होगा।
हाफ ए सेंचुरी होगा ना आंसर, मतलब इस बात को आप नहीं समझ पाए थे इसलिए दिक्कत हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम जानेंगे 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज। मतलब इसमें कौन सही नहीं है, क्या पूछ रहा है, प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है सर, प्रश्न समझ लीजिए, उसके बाद तो आंसर समझ में आ ही जाएगा। प्रश्न में नॉट ट्रू बोला है, तो नॉट ट्रू में आपको ध्यान रखना है कि इसमें नॉट ट्रू है डिवास्टेशन ऑफ एनिमल्स हैबिट्स इन द ओनली रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ द करेंट पेंडेमिक। मतलब करेंट पेंडेमिक ही जिम्मेवार है मतलब भुखमरी का। डिवास्टेशन का मतलब होता है ऑफ एनिमल, जानवरों के भुखमरी का सिर्फ करेंट पेंडेमिक ही जिम्मेवार है, तो ऐसा नहीं है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। ऐसा पैसेज में नहीं बताया गया कि करेंट पेंडेमिक ही जिम्मेवार है, पेंडेमिक जिम्मेवार होगा लेकिन करेंट पेंडेमिक कह रहा है, तो आप देख लीजिएगा करेंट पेंडेमिक है कि सीधे पेंडेमिक है, आप इसको देखेंगे, यहाँ पे नॉट ट्रू आपका डी हो जाएगा। आगे समझ में, तो क्या डी 131 का डी होगा, आप देख लेंगे इसको। अगर हम देखिए, हम जो बता रहे हैं आंसर, क्या वो वाकई में रियलिटी सही है, असत्य भी हो सकता है मे बी, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू आंसर बता रहे हैं, हम समझाने का प्रयास करें। बंद करो पंखा, बंद, चलो ठीक है, आगे देखो, अब समझ, अकॉर्डिंग टू आंसर हम बता रहे हैं, हम ये चीज़, हम पैसेज अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको प्रश्न समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे ना समझ में, तो अकॉर्डिंग टू हम आंसर ही ना बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ रियलिटी में ऐसा बोला गया है क्या, ये पैसेज आपको पढ़ के पता चलेगा, आगे ना समझ में। इसीलिए आप इसको दोबारा जाके एनालिसिस कीजिए, नहीं तो देख रहे हैं बच्चा तो एक बार सुन ले रहा है लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहा है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बात समझे, जो रियलिटी है मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि ऐसा बोला गया, क्या ऐसा बोला गया है वाक्य में, तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए गलती भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसके आंसर गलत नहीं होते हैं, ये भी हम सपोर्ट करते हैं, इस बातों को ध्यान। व्हाट इज़ द क्रिटिकल टू आवर सर्वाइवल, मतलब यहाँ क्या बोला गया है, समझ में आया कुछ, क्या बोला गया बताओ तो, कोई नहीं बताओगे ना, सुन लो, नहीं बताओगे तो सुन लो, इसलिए बार बार सुनो। व्हाट इज द क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है जटिलताएं, आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल में, मतलब हमारे अनुकूलता में क्या जटिलताएं हैं, तो पैसेज में ऐसा बताया गया होगा, पैसेज में लिखा गया होगा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब हमारे सर्वाइवल का जो सबसे बड़ी जटिलताएं हैं वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का, मतलब पर्यावरणीय संरक्षण का सबसे बड़ी, सर्वाइवल का सबसे बड़ी हमारा क्रिटिकल मतलब जटिलताएं हैं, समस्याएं कह सकिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात वहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब आप लगा दिए होंगे विल्ड प्रिजर्वेशन, तो खाली विल्ड प्रिजर्वेशन की बात नहीं, खाली जंगली जानवरों की बचाने की बात नहीं किया गया, या एफोरेस्टेशन मतलब जंगल लगाने की खाली बात नहीं किया गया है, खाली क्लाइमेट सब्लिमेशन का मतलब है कि खाली क्लाइमेट को बचाने की बात नहीं किया गया, ये तो किया गया पूरे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात किया गया, मतलब पूरे इन्वायरमेंट का मतलब सब चीज़ इसके अंदर आ गया, आगे ना समझ में। तो ये चीज़ को समझना चाहिए आपको कि भाई कौन हमको ऐसे प्रश्न, जब ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सबका बोध करा रहा है, उस ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, बात समझे। तो कुछ प्रश्न होंगे जो नेचर उनका समझ में आ जाता है कि डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, बात समझ में आ गया ना, तो ये ध्यान रखना है। हालांकि डायरेक्ट भी हो सकता है मे बी, हाँ, तो दिया आगे निष्कर्ष अगर कंक्लूजन निकाला होगा तो वहाँ पे दे भी दिया होगा, ऐसा बात नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न इनडायरेक्ट नेचर के भी होते हैं। चलिए आइए समझते हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम जोर दे रहे हैं किस पर, समझने पर जोर दे रहे हैं और समझाने पर, तो इसलिए आपका पूरा व्यू होना चाहिए कि 1 से 2 बार इसको पूर्णतः समझने का प्रयास करें। समझ में जब आ जाएगा जिस दिन, उस दिन आपके प्रश्न आंसर गलती नहीं होंगे, ज़्यादा 50% एभव प्रश्न सही होंगे आपके अनुमान से, इस बातों को ध्यान रखेंगे। फाइंड द एक्यूरेट रिप्लेसमेंट ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द, तो आपको ये तो पता है क्या पूछा है आपसे, बोल्ड वर्ड क्या है, ठीक है, हाँ, बोल्ड वर्ड का क्या चीज़ पूछा है, क्या लगा सकते हैं, यही ना, रिप्लेस करके उसके जगह क्या लिख सकते हैं, तो बेनिडेशन के जगह आप लिख सकते हैं, वेनरेशन का मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है,
तो श्रद्धा के जगह आप क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं रिवरेंस लगा सकते हैं। आप इसको मीनिंग नहीं जानते हैं तो थोड़ा मिस्टेक मतलब गलती होगा, लेकिन याद रखिएगा कि वेनिरेशन का जगह श्रद्धा होता है, श्रद्धा का रिवरेंस होगा, क्योंकि लव का श्रद्धा तो होगा नहीं, वैरायटी का श्रद्धा होगा नहीं, तो कुछ हम और मैनिफेस्टेशन का मतलब भी श्रद्धा नहीं होता है। एक ही शब्द हैं जिनका मतलब श्रद्धा है। लव का मतलब प्यार होता है, वैरायटी का मतलब प्रकार होते हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपना मोनोपोली होता है। तो इस तरह से हम रिवरेंस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिवरेंस। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। आगे क्या पूछा है आपसे, सिमिलर मीनिंग पूछा है, तो ये तो सबको पता है। किसका पूछा है, मिटिगेशन। तो सबसे पहले मिटिगेशन हमें पता होना चाहिए कि मिटिगेशन का मतलब क्या होता है। मिटिगेशन का मतलब होता है सम्मन होता है, सम्मन कमी या समन कहिए या कमी कहिए, ये हो दोनों होता है, ठीक है। मिटिगेशन समन कमी होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो कमी का मतलब वृद्धि होना चाहिए, तो किसमें नज़र आ रहा है मिटिगेशन, रिमिशन, एलिविएशन, इंटेंसिफिकेशन है और ईजिंग है। तो राइट आंसर जो है एलिविएशन होगा, इसका मतलब वृद्धि होता है, एलिविएशन, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग वर्ड है जो कि आप कभी पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन याद कर लीजिए कि आगे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए क्या कहा, सेम एज एस्टाउंडिंग का सेम क्या है, ठीक है। यहाँ भी सिमिलर मीनिंग पूछा है एस्टाउंडिंग का। तो एस्टाउंडिंग का मतलब होता है अति विस्मयकारी, मतलब ज़्यादा दुख देने वाला को हम अति विस्मयकारी कहते हैं। तो अति विस्मयकारी होगा, तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका भी मतलब हो जाएगा आपको एस्टेग्रिंग होगा, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसका मतलब भी विस्मयकारी ही होता है। तो ये सब नए वर्ड हैं जो कि आपको याद करना होगा, इस बातों को ध्यान रखें। अब देखिए विच फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज, मतलब इसमें बोला लैंग्वेज के विषय में। अब यहाँ से पैसेज नहीं है, यहाँ से आपको लैंग्वेज के विषय में बोला है, क्योंकि लैंग्वेज के विषय में कौन सही नहीं है। ऑल लैंग्वेज शुड हैव द स्क्रिप्ट टू बी, हाँ तो पहले से भी आप पढ़ चुके हैं कि सभी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट, ऑल लैंग्वेज शुड हैव ए स्क्रिप्ट टू बी लैंग्वेज गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा। बाद बाकी अब क्या होता है ये भी आपको याद कर लेना जरूरी चाहिए, ठीक है। तो आपको मतलब ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज है, और लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन भी होता है, और ऑल लैंग्वेज हैव ए ग्रामर, सभी लैंग्वेज का अपना ग्रामर है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो इतनी बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए देखिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एज ए रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब 2020 को आप पहले से भी जान लिए हुए हैं। तो बोला है फर्स्ट 5 ईयर्स अप टू क्लास 2, मतलब क्या है जो रिकमेंडेशन करता है, रिकमेंडेशन क्या, फर्स्ट 5 ईयर अप टू क्लास 2 रिकमेंडेशन करता है, ठीक है, या फर्स्ट 3 ईयर्स टू क्लास 1 करता है, मतलब 3 क्लास तक 1 तक होगा, कौन सा होगा इसमें सही, ये बोला गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट वाला ही सही है। फर्स्ट 3 ईयर्स अप टू क्लास 1 नहीं, फर्स्ट 5 ईयर, प्रथम 5 ईयर होगा जो क्लास 2 तक होगा, ठीक है, अप टू क्लास 2 तक, और बाद बाकी यहाँ पे सभी गलती दिए गए हैं, इस बातों को ध्यान रखें। आइए 138 क्वेश्चन, 138 में क्या पूछा गया कोई बताएं। जो मिनियरिटी लैंग्वेज है, स्पीकिंग लर्नर्स, जो लैंग्वेज स्पीकिंग जो है वो लर्नर्स को आर एडमिटेड टू ए स्कूल वेयर द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज दिस टाइप ऑफ स्कूलिंग कॉल्ड। इस तरह के लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, इस तरह के लैंग्वेज को हम
हाँ, सबवर्सन लैंग्वेज कहेंगे, सबरनेशन लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, बोला है कि जो माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग है, मतलब जो कम बोला जाता है, कम भाषा बोलने वाले जो सीखने वाले लोग हैं, उसको एडमिट किया जाता है स्कूल में। तो लैंग्वेज ऑफ द स्टेट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इसका मीडियम इंस्ट्रक्शन होगा, व्हाट इज़ द टाइप, जो मीडियम इंस्ट्रक्शन में जो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो समवर्सन एजुकेशन कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे। आगे है श्रुति, और टीचर ऑफ 5वां क्लास की टीचर है श्रुति। ग्रुप बनाती है, आस्क लर्नर्स, पूछती है लर्नर से, सीखने वाले से, और वर्क देती है वेब चार्ट पर, और वेरियस टॉपिक्स देती है रिलेटेड टू देयर, उसके हॉबी पर, शौक पर, जो भी शौक है उस पर चैप्टर मतलब चार्ट बनाने को कहती है। व्हाट इज़ द वोकाबुलरी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी नन, मतलब ये वोकाबुलरी टीचिंग का कौन सा स्ट्रेटजी है, किस प्रकार का स्ट्रेटजी है, ये बोला है। तो ये जो स्ट्रेटजी है आपका, वो वर्ड वेब फॉर वोकाबुलरी लर्निंग, ये वर्ड वेब फॉर वोकाबुलरी लर्निंग का स्ट्रेटजी होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अमीर टीचर ऑफ लैंग्वेज इन क्लास, अमीर नाम का व्यक्ति है जो चौथे क्लास का टीचर है। ग्रुप बनाते हैं 5 ग्रुप, और आस्क हिज लर्नर टू वर्क ऑन द टॉपिक देते हैं माई एक्सपीरियंस विथ माई पेट, अपने पालतुओं के एक्सपीरियंस के बारे में, अपने एक्सपीरियंस और पेट मतलब पालतुओं के बारे में। ही आस्क देम टू ब्रेन स्ट्रॉम मेक्स आउटलाइन, और उसको आउटलाइन करने के लिए, अपने दिमाग से आउटलाइन करने के लिए बोलते हैं। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, एडिट एंड द राइट द फाइनल पैराग्राफ, और लास्ट में फाइनल पैराग्राफ भी लिखने को कहते हैं। तो व्हाट इज़ द अप्रोच, ये किस प्रकार का अप्रोच कहा जाएगा, तो ये अप्रोच होगा प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग अप्रोच का है। ठीक है, ये कौन सा अप्रोच होगा, तो राइटिंग अप्रोच होंगे, इस बातों को ध्यान। हाँ, लिख रहा है अप्रोचिंग टू राइटिंग, तो ये अप्रोचिंग टू राइटिंग ही होगा। आगे है सॉम लर्नर्स क्लास 3 वाइल रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज, मतलब कुछ क्लास 3 के विद्यार्थी हैं जो रीड कर रहे हैं स्टोरी को। नैरेटिव टू अदर नैरेटिव डू नॉट नो सॉम वर्ड, कुछ जो नैरेटिव्स हैं वो इस वर्ड को नहीं जानते हैं। एंड फ्रेश बट गेट द ओवरऑल मीनिंग, लेकिन फिर भी वो ओवरऑल मीनिंग गेस कर पा रहे हैं, गेस कर ले रहे हैं बेस्ड ऑन द वर्ड विच पियर्ड बिफोर, मतलब जो भी मीनिंग आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना गेस कर ले रहे हैं, जो भी सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गेस कर ले रहे हैं। बिफोर इन द टेक्स्ट, मतलब जो भी सामने आ रहे हैं टेक्स्ट के सामने, तो उसको पढ़ के पूरा समझ, मतलब कुछ वर्ड जान नहीं रहे हैं लेकिन उसके आधार पर गेस करके वो बता दे रहे हैं, ये चीज़ बोला है। तो अंडरस्टैंड टेक्स्ट को समझ करके। व्हाट डू दे गेट डू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, वो क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरह का अंडरस्टैंडिंग है उसमें। तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है सिमेनेटिक क्लूज, इसको हम सिमेनेटिक क्लूज कहते हैं। ठीक है, सी होगा, सिमेनेटिक क्लूज कहेंगे, इसको याद रखेंगे कि इस तरह के अंडरस्टैंडिंग होगा तो हम क्या कहेंगे, सिमेनेटिक क्लूज कहेंगे। तो चीज़ें को देखो, चीज़ें प्रश्न समझो क्या कहा है, आंसर समझो क्या कहा है, बस इससे याद हो जाएंगे, याद रखिएगा। आस्था टीचर है क्लास 2 का, और स्टोरी कह रही है डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। इन वन ऑफ हर स्टोरी लाइन क्लासेज, जो उनके एक स्टोरी लाइन है क्लास का, सी टेल्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी एंड आस्क हर लर्नर टू रिपीट आफ्टर हर फर्स्ट विथ क्लोज, मतलब अब पहला लाइन कह दे रही है, उसके बाद बोल रही है कि भाई रिपीट करो हमारे लाइन को। ठीक है, एंड देन रिकॉल द सेम साइलेंट, और फिर उसी तरीके से फिर रुक जाओ जैसे हम रुक जा रहे हैं। देयर माइंड सी कंटिन्यूस इन द सेम मैनर, और इसी तरीके से वो बराबर कर रही है। व्हाट इज दिस टेक्निक, ये टेक्निक किस प्रकार का है, स्टोरी लाइन का कौन सा टेक्निक है, तो ये टेक्निक जो होगा रिपीट आफ्टर द टेक्निक, रिपीट आफ्टर द आफ्टर मी टेक्निक है। ठीक है, इसको हम रिपीट आफ्टर मी टेक्निक कहेंगे। तो आशा करते हैं इस बात को ध्यान में आ गया होगा। आइए आगे बोला है कि लर्नर्स है
लर्नर जो सीखने वाले हैं आस्क टू लिसन टू द सेट 5 स्टेटमेंट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक। मतलब अपने टेक्स्ट बुक से जो इन्वायरमेंटल टेक्स्ट बुक स्टडीज है उनसे जो है ना कुछ क्वेश्चन करते हैं टीचर से। रीड आउट द सेंटेंस ट्विस, और 2 बार पढ़ते हैं। देन द लर्नर्स आर आस्क टू डिस्कस इन देयर ग्रुप, और तब उसके बाद अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं। रिकॉल क्रिएट द सेंटेंस नॉट नेसेसरली, उसको रिकॉल करना ज़रूरी नहीं है। द एग्जैक्ट सेंटेंस, सेम सेंटेंस को रिकॉल करना जरूरी नहीं, बट नियरेस्ट टू सेंटेंस, लेकिन उस सेंटेंस के सेम मीनिंग में होना चाहिए। रीड आउट व्हाट इज द टास्क नन एज, इस तरह के टास्क को क्या कहेंगे? तो इस तरह के टास्क को हम कहेंगे, इस तरह के टास्क को हम पैराग्राफ डिक्टेशन कहेंगे। पैराग्राफ डिक्टेशन, क्योंकि पैराग्राफ तो पढ़ना है बट मतलब ज़रूरी नहीं कि हम उसी वे में पढ़ेंगे, हम कुछ अलग वे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मीनिंग उसका सेम ही होना चाहिए। आगे समझिए। तो इस तरह से इसको हम पैराग्राफ डिक्टेशन के रूप में जानते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बोला विच ऑफ फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फिलिप्स प्रोग्राम टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज, मतलब इंडियन लैंग्वेज कल्चर को प्रमोट करने का भारत सरकार की कौन सा प्रोग्राम है? तो इसमें जो प्रोग्राम होगा आपको ध्यान रखना है, ये प्रोग्राम होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके जरिए जो है ना इंडियन कल्चर और लैंग्वेज को क्या करने का, फ्लिप मतलब बढ़ाने का प्रोग्राम है। आगे है 145 में देखिए, बोला है कौन सा एप्रोप्रिएट तरीके हैं ग्रामर टीचिंग का, जो कि ड्यूरिंग द फाउंडेशन एंड द प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूल, जो प्राइमरी स्टेज स्कूल में कौन सा मतलब अच्छा तरीका है, ये बोला है ग्रामर सीखने का। तो ग्रामर सीखने का जो तरीका अच्छा होगा वो आपका होगा इंट्रोडक्सिंग द ग्रामेटिकल आइटम इन कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट एंड रूल्स लेटर। पहले कॉन्टेक्स्ट को इंस्ट्रक्शन दे और तब रूल्स का बाद में दे, तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं 146 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द यूजिंग राइम एंड सॉन्ग ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मतलब कौन है जो सही है, जो राइम प्रयोग किया गया है सॉन्ग्स में ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग में। तो कौन सा बोला है सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं है आपको राइम एंड सॉन्ग्स फॉर लर्निंग ग्रामर में सही नहीं होता है राइम के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 147 का देख लीजिए। टीचर गिव्स द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर दे हैव रीड ए स्टोरी। जब रीड कर लेते हैं स्टोरी को तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। बोला है कि इमेजिन यू आर द डॉटर इन ए स्टोरी, ठीक है। समझो कि तुम इस स्टोरी का डॉटर हो, और राइट योर डायरी, तुम इसका डायरी लिखो इस पर, ठीक है। आफ्टर द वेडिंग, तो जब वेडिंग हो जाए तो उसका आफ्टर लिखो। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बोला है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। किस तरह का ये क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे क्या, डायरी लिखना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि क्या है? तो आपको ध्यान रखना ये है कि ये क्वेश्चन जो होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है, मतलब इसमें ज़्यादा ज्ञान देने वाला है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी आपको देख लीजिए। टीचर कलेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स ओवर ए पीरियड, मतलब जब पीरियड चलता है तो परफॉर्मेंस को कलेक्ट करते हैं पीरियड के टाइम में, और रिकॉर्ड यूज देम टू ओवरऑल असेसमेंट, और जब मूल्यांकन करते हैं तो सबको रिकॉर्ड करते हैं लर्नर फॉर द टर्म क्वेश्चन। तो व्हाट इज द असेसमेंट, ये किस प्रकार का असेसमेंट माना जाएगा? तो ये असेसमेंट जो होगा आपको पोर्टफोलियो असेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड करने वाला जो होता है वो पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है, इस बातों को ध्यान रखिए। अच्छा, अब है आपका 149 में आप देखिए विच फॉलोइंग इज ट्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट इन लर्नर सीखने वाले के लिए एक ट्रू लैंग्वेज कौन सा होगा? तो ये जो सीखने वाले के लिए जो होगा एक ट्रू लैंग्वेज, राइटिंग डेवलप फर्स्ट फॉलोड बाय रीडिंग, ठीक है। रीडिंग के जरिए राइटिंग को डेवलप करे, ऐसा
बोला है कि रीडिंग के जरिए राइटिंग को रीडिंग करे और तब उसके आधार पर जो है ना अपना राइटिंग को डेवलप करे, ये सही होगा, ऐसा बोला गया है फर्स्ट। उसके बाद है रीमेडियल टीचिंग इज। तो रीमेडियल टीचिंग का चर्चा तो कई बार हो चुका है। लर्नर ए टीचर टू रिफ्लेक्ट विथ दे नीड टू इम्प्रूव इन देयर लर्निंग, मतलब टीचर भी सीखे और सीखने वाले भी सिखाए, इस तरह की इसको हम कहेंगे बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप सबको क्लियर कर लें।